Hello learners, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics। 11th क्लास या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमी हमने स्टार्ट की है उसका चैप्टर फर्स्ट आज हम करने वाले हैं, जिसमें ये देखिए फर्स्ट हमारा टॉपिक है। जैसे कि मैंने सिलेबस डिस्कशन किया था इससे पहले वाली वीडियो में, वहाँ पर बताया था कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। तो उसको आज हम करेंगे विद बिल्कुल हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो ये देखिए, भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। बिल्कुल, यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। ये विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस 1894 में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय की वर्डिंग है। तो परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे कि भारत का आर्थिक विकास में हिंदी, आपका ये देखो टॉपिक हमारा खुला हुआ है हिंदी मीडियम में, बट इसको साथ साथ इंग्लिश टर्म्स में भी मैं आपको समझाऊंगी, तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो इस पुस्तक का जो मूल उद्देश्य है वो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना है, जो बिल्कुल बेसिक हमारी फंडामेंटल्स जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इंडियन इकोनॉमी की, उनके बारे में, कि जब हम आज़ाद हुए तो उस टाइम पर हमारे पास क्या क्या था। देश की वर्तमान अवस्था, भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करते समय आर्थिक अतीत पर हम ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है। इसलिए हम अपनी चर्चा का आरंभ स्वतंत्रता से पहले देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति भी है, और फिर स्वतंत्रता के टाइम पर हमारी स्थिति कैसी थी, ये सब हम पढ़ेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वर्तमान संरचना है कोई आज की नहीं है। इसके मूल सूत्र इतिहास में बहुत गहरे हैं। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य था इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे इंडस्ट्रियल बेस के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का केवल एक कच्चा माल, कि उनको इंग्लैंड में क्या हो रहा था जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो बहुत तेज़ी से हो रहा था, उसके लिए चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए चाहिए रॉ मटेरियल, जो कि उनको भारत में इजीली मिल रहा था। तो उस शासन की अधीनता के शोषक जो स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद के पिछले 7 दशकों में भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय हमारा, जब उस टाइम पर अंग्रेजों का यहाँ राज था तो उस टाइम पर हमारा बिल्कुल लो लेवल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, क्योंकि वो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर अपने देश में ले जाते थे और वहाँ पर फाइनल गुड्स में उनको कन्वर्ट करके, प्रोड्यूस करके वापस हमारे देश में महंगे दामों पर बेच देते थे। तो एक मार्केट की तरह उनके लिए भारत यूज़ हो रखा था। तो भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पहले जन सामान्य की आजीविका, सरकार की आय का मुख्य साधन क्या था, एग्रीकल्चर था। फिर विदेश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां हो रही थी। सूती व रेशमी वस्त्र, धातु आधारित बहुमूल्य मणि रत्न, इनसे जुड़ी शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। भारत में अच्छी सामग्री के प्रयोग, अब ये देखिए बीच बीच में इंपॉर्टेंट बड़े कंसेप्ट आएंगे, तो ये ध्यान से देखना है कि भारत में बनी इन चीज़ों पर, ये देखो, भारत में बनी इन चीज़ों की विश्व के बाज़ारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग और उच्च स्तर की कलात्मकता के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। बहुत ज़्यादा इमेज थी हमारी इंटरनेशनल लेवल पर भी कि इंडिया में इतनी अच्छी कला है, कलात्मक रूप से हाई लेवल की चीज़ें वहाँ पर तैयार होती हैं। बंगाल का सूती उद्योग देखिए, जो मलमल एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा है, इसका मूल निर्माण क्षेत्र बंगाल, विशेषकर ढाका के आसपास का क्षेत्र रहा। अब ये बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका के मलमल न केवल बिल्कुल हाई क्वालिटी के होते थे, सूती वस्त्र के रूप में विश्व भर में इनको बहुत ख्याति, यानी कि बहुत प्रसिद्धि, बहुत ज़्यादा इनको एक इनकी रेपुटेशन बन चुकी थी। यह बहुत ही महीन कपड़ा होता था। विदेशी यात्री इसे शाही मलमल और मलमल खास भी कहते थे। इसका आशय यही था कि वे इस कपड़े को शाही परिवारों के उपयोग के योग्य मानते थे। ठीक है, अब औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई जो आर्थिक नीतियों का मेन उद्देश्य था, मेन एम था, वो था इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं, बल्कि अपने आर्थिक हितों की, मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण करना, उनको प्रोटेक्ट करना। मूल रूप से उन्होंने इन नीतियों को भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल रूप में बदल डाला। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने और वहाँ के बने तैयार माल को आयात करने वाला देश बन के रह गया था। यही बात मैंने आपको बताई कि इंडिया से रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाते इंग्लैंड में, और फिर फाइनल गुड्स एंड सर्विस तैयार करके वापस इंडिया में ही बेच देते महंगे दामों पर।
ठीक है, तो उनके लिए तो एक मार्केट ही बन गया था। स्वाभाविक ही था कि औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय प्रवृत्ति या का आकलन करने का भी कभी ईमानदारी से प्रयास किया। उनको क्या मतलब है यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है, या फिर यहाँ पर जो हमारी नेशनल इनकम थी भारत की वो कितनी थी, उनको इससे कोई मतलब नहीं था। तो कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए, पर उनके अनुमानों में बहुत ज़्यादा मतभेद भी रहे हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिनले शिराज, वी राव, आर सी देसाई, ये प्रमुख रहे हैं। डॉक्टर राव द्वारा लिए गए अनुमान थोड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं उस टाइम पर। सभी अध्ययनकर्ता एक बात पर सहमत हुए कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर कितनी थी, 2% से भी कम रही, और प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि दर तो मात्र 0.5% ही थी। ठीक है, तो उस टाइम पर हमारी कृषि क्या थी वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं पूर्व ब्रिटिश काल में हमारी कृषि कैसी थी। 17वीं शताब्दी में भारत में आए थे फ्रांसीसी यात्री बर्नियर। उन्होंने बंगाल का इस तरह से वर्णन किया कि उन्होंने 2 बार बंगाल का भ्रमण किया था, घूमने आए थे वो, और उन्होंने देखा कि यह क्षेत्र मिस्र देश से भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, समृद्ध है। यहाँ से सूती वस्त्र, चावल, शक्कर, मक्खन का प्रचुर मात्रा में एक्सपोर्ट होता था। उपभोग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास थी, गेहूँ, सब्जियाँ, अनाज, मुर्गे, मुर्गियाँ, बत्तख, ये सब। यहाँ सूअरों के बड़े बड़े झुंड, भेड़ बकरियों के विशाल झुंड, इस तरह मछलियाँ बहुत ज़्यादा थी। राजमहल से लेकर समुद्र तक अतीत में प्रवहन सिंचाई के गंगा नदी से बहुत यत्न श्रम पूर्वक काटकर बनाए गए नहरों का जाल था। आप देखो, इस वर्डिंग से ही समझ सकते हैं कि हम कितने समृद्ध थे ब्रिटिश काल से पहले, अगर हम कृषि की बात करें। 17वीं शताब्दी में अपने देश की कृषि समृद्धि के बारे में ये तो इन्होंने समझा रखा है कि वही इसके बारे में लिखिए। और लगभग 200 वर्ष बाद जब ब्रिटिश भारत को छोड़कर गए तो फिर हमारे पास क्या था, आप उनकी तुलना कीजिए। और हम उस टाइम पर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में या इसी चैप्टर में आगे जब हमारे टॉपिक्स आएंगे तो वहाँ पर हम क्लियर करेंगे। अब हम इंडियन जो हमारा इंडिपेंडेंस थी उससे पहले या फिर अंग्रेजी शासन के पहले हमारे पास क्या था वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ देख सुनकर ही मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी समृद्ध थी, मिस्र देश से भी ज़्यादा समृद्ध थी। तो अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र की, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। देश में लगभग 85% जनसंख्या, आप देखिए देश में हमारा, क्योंकि भारत स्टार्टिंग से ही कृषि प्रधान देश रहा है, 85% जनसंख्या थी जो कि गाँव में बसी हुई थी, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खेती से जुड़ी हुई थी, अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती ही रही। अवसरों में अप्रत्याशित गिरावट वगैरह होती रही। भले ही कृषि अधीन के क्षेत्र कुल उत्पादन में वृद्धि हुई हो, लेकिन जो कृषि उत्पादकता थी वो कमी उसमें आती रही थी। ठीक है, औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की जो भू व्यवस्था प्रणाली थी वे ही इसके मेन कारण थे कि भाई आज अंग्रेजों के शासन में हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बिल्कुल धीरे धीरे कम होती चली गई थी। जमींदारी व्यवस्था में कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभ को जमींदार हड़प लेते थे, किसान के पास कुछ नहीं बचता था। ठीक है, और जो औपनिवेशिक शासन था उसने कभी भी कृषि क्षेत्र को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा लगान इकट्ठा करने में रहती थी। राजस्व व्यवस्था थी, उनकी शर्तों का भी जमींदारों के इस व्यवहार में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। राशि सरकार के कोष में जमा करने की तिथियां निर्धारित थी कि इस डेट को, इस तिथि को सरकारी कोष में इतनी राशि जमा कर देनी है। साथ ही जो टेक्नोलॉजी थी उसका लो लेवल था, सिंचाई सुविधाओं का अभाव था, और बिल्कुल जो फर्टिलाइजर्स थे उनका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं था, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा लो थी। ठीक है, किसानों की दुर्दशा को और इसमें बढ़ाने इसका बड़ा योगदान रहा। कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नकदी फसलों की उत्पादकता के प्रमाण मिलते हैं कि भाई फिर देखो, अगर हम कमर्शलाइजेशन अगर हमने एग्रीकल्चर का किया तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैश क्रॉप्स जो सिर्फ नकदी, जैसे रबड़ है, कपास है, और कॉफ़ी है, कहवा है, ये जूट है, ये सारी नकदी फसलें थी जो कि सिर्फ बेचने के पर्पज़ से ही यूज़ होती थी। तो किसानों को इनके ज़्यादा लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे। खेती के स्थान पर इनको नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था क्योंकि इनका यूज़ इंग्लैंड में कारखानों में होता था। अंग्रेजों ने यही तो हमें कहा था कि आप हमारे लिए ये जो कैश क्रॉप्स हैं इनका प्रोडक्शन करो। ठीक है, अब हमारे तो किसी यूज़ की थी नहीं ये। जो किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न को बदलने की कोशिश की और उन्होंने वाणिज्यिक फसलें उगाना शुरू किया। तो काश्तकारों को एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए ना ही तो प्रॉपर रिसोर्सेज थे, ना ही कोई मोटिवेशन थी, ना ही कोई टेक्निक थी। अब उसके बाद ये था एग्रीकल्चर में हमारी दशा।
अब है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था हमारा, वो क्या था। मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है सारे, एक भी लाइन छोड़ने की नहीं है, इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कृषि की ही भांति अगर हम बात करें औपनिवेशिक व्यवस्था की, तो भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार विकास भी नहीं कर पाया। देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था। जो हमारे यहाँ पर शिल्प कलाएं, जो हस्तकला, जो बिल्कुल एक पारंपरिक रूप से तैयार किया गया प्रतिष्ठित हमारी परंपरा थी, उसका कोई ज़्यादा विकास यहाँ पर उनके टाइम पर, अंग्रेजों के टाइम पर नहीं हो पाया। और किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना उन्होंने नहीं होने दी। कोई भी कुछ नया इनोवेशन उन्होंने नहीं होने दिया। विदेशी शासकों का ही उनका उद्देश्य था। एक तो वो भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे जो उनके इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसके लिए कच्चा माल का निर्यातक बनाना चाहते थे, और फिर वहाँ पर जो तैयार सामान करेंगे उसको भारत में लाकर वापस बेचना चाहते थे। भारत को एक बाजार बनाना चाहते थे। सिर्फ यही दो उद्देश्य थे अंग्रेजों के, ठीक है। और वो अपने देश यानी कि ब्रिटेन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे। तो भारतीय शिल्प कलाओं का एक पतन हो गया, एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल गई, और भारतीय बाज़ारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था। और उस मांग को इंग्लैंड में सस्ते जो वो प्रोडक्ट वहाँ पर बनाते थे उनको यहाँ पर बेचने के लिए उन्होंने अपना इम्पोर्ट ज़्यादा, हमारे यहाँ पर इम्पोर्ट फिर इतना बढ़ गया कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बिल्कुल ही माइनस में चला गया था। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अगर हम बात करें कि आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी, लेकिन उनकी उन्नति भी बहुत धीमी रही। सूती वस्त्र, पटसन उद्योग, इनको आरंभ किया गया। सूती कपड़ा भारतीय उद्यमियों द्वारा लगाई गई थी। ये देश के पश्चिमी क्षेत्र यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात में ही थी। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को ही जाता है, लिए ये भी केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित था। यानी कि कुछ कुछ उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से, जो पोर्ट एरिया जहाँ पर, जैसे इंडिया का ये पोर्ट एरिया है जहाँ से उनको ईजिली समुद्री जहाज़ों से वे सामान को ले जा सकते थे, ला सकते थे, वहाँ पर ही इन्होंने उद्योगों की स्थापना की। टाटा स्टील कंपनी, टिस्को की स्थापना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। टिस्को, टाटा स्टील कंपनी, इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। आप ये नोट्स बना सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी, सीमेंट, कागज, इनके भी कुछ कारखाने थे जो स्थापित हुए। भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत उद्योगों का अभाव ही रहा, यानी कि ज़्यादा यहाँ कैपिटलिस्टिक जो सेक्टर था वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था। जीडीपी या फिर अगर हम बात करें राष्ट्रीय आय की, तो उसमें योगदान बहुत ही कम था। और रेल, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाहें, इन तक ही ये सीमित थे। फिर विदेशी व्यापार की हम बात करें, प्राचीन समय में भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है। बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ से सामान जाता था। कच्चे उत्पाद जैसे रेशम है, कपास, ऊन, चीनी, नील, पटसन, इनका निर्यात ही होकर रह गया। सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, ये अंतिम उपभोक्ताएं वस्तुएं। इंग्लैंड के जो कारखाने थे वहाँ पर बनी हल्की मशीनों का आयातक भी हो गया। वहाँ से मशीनें ले आते थे, वो अपने पर्पज़ के लिए यहाँ पर यूज़ करते थे। तो इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना पूरा एक मोनोपोली जमा ली थी। आधे से ज़्यादा व्यापार तो इंग्लैंड तक ही सीमित था। कुछ व्यापार होता था, चाइना, श्रीलंका, ईरान होता था। तो स्वेज नहर का जो व्यापार मार्ग खुला तो भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण थोड़ा और भी ज़्यादा हो गया। तो विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात एक विशेष निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा है। एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ है, लेकिन इसकी भी भारत को बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी। जो आंतरिक बाजार थे उनमें अनाज, कपड़ा, मिट्टी का तेल, अनेक आवश्यक वस्तुएं बड़ी मुश्किल से हमें मिलती थी। इस एक्सपोर्ट सरप्लस का देश में सोने और चांदी के प्रभाव पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका प्रयोग सिर्फ अंग्रेजों ने अपनी अर्थव्यवस्था को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया। तो आज के इस पार्ट में हमने देखा कि हमारा कैसा एग्रीकल्चर सेक्टर था पहले, आज़ादी से पहले और फिर अंग्रेजों के टाइम पर, क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर की हमारी तरक्की हुई और कैसा हमारा ट्रेड था। नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम सारा डेमोग्राफिक जो हमारी ट्रांजिशन है वो देखेंगे, और व्यावसायिक संरचना, आधारिक संरचना, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और ये नेक्स्ट पार्ट में ही हमारा ये चैप्टर फर्स्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हैं। प्लीज़ आप नोट्स बना लेना। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।